सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जहांगीर तरीन साहब वज़ीर आज़म इमरान खान के पसंदीदा तरीन कह दूँ तो गलत नहीं होगा, बल्कि पीटीआई के लिए भी अहम तरीन कह दूँ तो भी गलत होगी नहीं। तरीन 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 ये पसंदीदगी तरीन साहब के लिए बाइस एजाज़ होगी, लेकिन बैक वक्त ये पसंदीदगी उनके लिए मुश्किलात का बाइस भी है। वो कैसे? वो इस तरह से कि वज़ीर आज़म का ये एतमाद जीतने की ख्वाहिश और कोशिश हर पार्टी रहनुमा करता होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि बाजी हर बार जहांगीर तरीन ही ले जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ वाले बात माने ना माने, हकीकत यही है कि पार्टी के अंदर ही जहांगीर तरीन की मुखालिफत करने वालों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, जो वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म इमरान खान के आगे जहांगीर तरीन को अहमियत देने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करती रही है, लेकिन बात नहीं बनी। हर अहम मौके पर, हर अहम काम के लिए, हर खुसूसी मिशन के लिए खान साहब की नज़र इंतखाब पड़ी तो सिर्फ जहांगीर तरीन पर। अभी हुकूमत और इत्तेहादियों में जो रूठने मनाने का सिलसिला जारी है, उस बिगड़ी को बनाने, रूठों को मनाने के लिए भी जहांगीर तरीन को ही मैदान में उतारा गया। आपको याद है जब अख्तर मेंगल नाराज़ हुए तो तरीन साहब भी मनाने पहुंचे थे। खालिद मकबूल सदीकी से कराची और इस्लामाबाद में मुलाकातें भी तरीन साहब के ही हिस्से में आई, उन्हीं को नसीब हुआ उनको। इसी तरह चौधरी बरादरान को मनाने का मिशन भी तरीन साहब के सपुर्द ही था। लेकिन जाने फिर क्या हुआ कि तरीन साहब इंतहाई खामोशी से साइड पर हो गए। इस पर भी बड़ी अफवाहें फैली, बड़ी रूमर्स। किसी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान आटे और चीनी के बहरान की वजह से जहांगीर तरीन से नाराज़ हो गए। एक कहानी ये मशहूर हुई कि अहम पार्टी रहनुमा के एतराज़ात पर वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को इस मिशन से अलग कर दिया। लेकिन आज फिर सारी अफवाहों का खात्मा हो गया। आज जहांगीर तरीन और वज़ीर आज़म इमरान खान के दरमियान बनी गाला में मुलाकात हुई। सियासी पंडित इस मुलाकात को इख्तलाफात अगर कोई थे तो इसका खात्मा करार दे रहे हैं। सियासी पंडित कहते हैं कि अगर इख्तलाफात थे तो हम इस मुलाकात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़त्म हो गई है। अब इसे जहांगीर तरीन की वापसी भी कहा जा रहा है। सियासी पिच पर वापसी के बाद जहांगीर तरीन अब करते क्या हैं, इसका पता आने वाले चंद दिन में चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो पहली आवाम को, अगर मैं कहूँ कि नाको चने चबवारी तो गलत नहीं होगा, अब कानों से धुएँ भी निकाल कर रख देगी, ख़तरनाक हद तक आवाम के लिए, बल्कि खौफनाक तरीन चीज़ कह दूँ तो गलत नहीं होगा। महंगाई, जिसको ये तरीन भी सॉल्व नहीं कर सकेंगे। वैसे तो उनके पास हर मसले का हल है, कहा जाता है तरीन साहब के पास। महंगाई खौफनाक तरीन चीज़ है आवाम के लिए, क्योंकि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात का वक्त आ पहुंचा है। फरवरी से IMF का वफ़द पाकिस्तानी टीम के साथ पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा, जो ठीक 13 फरवरी को मुकम्मल हो जाएंगे। इस अरसे के दौरान अगली यानी तीसरी सहमाई के लिए हुकाम के साथ बेंचमार्क्स तय किए जाएंगे, जिन्हें फिर बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के बोर्ड को पेश किया जाएगा। और मैं आपको पहले बता दूँ, कर्ज़ की एक किस्त इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। IMF की जानिब से डू मोर के मुतालबे होंगे। अब हुकूमत डू मोर कैसे करेगी, ये है सवाल। अब ये जो तमाम सवालात हैं, इनकी गुत्थी सुलझाने के लिए मैं मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करती हूँ, इन सवालात का बॉल उनके कोर्ट में फेंकती हूँ। जनरल अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद है, डिफेंस एनालिस्ट, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल साहब वार्म वेलकम। और सेनेटर मियाँ अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी जनरल अमजद शोएब साहब, आप कैसे सिचुएशन को देखते हैं? ये वैसे वाकई जहांगीर तरीन साहब जो है कहते हैं भी जादू की छड़ी है इनके पास, और वाकई जी इमरान खान साहब का जो इंतखाब है या नजर इंतखाब है वो जाके तरीन साहब पे क्यों ठहरती है? और वाकई अंदर के लोग वाकई इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं तरीन साहब और इमरान खान साहब की ये जो कुर्बत है, ये ताल्लुक़ है, या उनका उन पर जो एतमाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एतमाद भी है और एक पुराना ताल्लुक़ भी है, और हुकूमत साजी में जहांगीर तरीन साहब ने बहुत हेल्प की। ये जो कोलिशन बनी वो भी मेरा ख्याल है उन्हीं की मेहनत से, और बड़ी भागदौड़ उन्होंने की। अपना हवाई जहाज़ उनका था जो इस्तेमाल करते थे, और बड़ी जल्दी मुख्तलिफ़ जगहों पर जा पार्टियों को कॉन्टेक्ट करते रहे। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है इमरान खान को उनके खलूस पे कोई शक नहीं है। वो समझते हैं कि हुकूमत में लाने के लिए जहांगीर तरीन ने बहुत कोशिश की है। जो मसला आया था दरमियान में वो ये कि जो ये हम माफियाज़ की बात करते हैं कि जनाब शुगर माफिया और गंदम माफिया, ये पिछले दिनों जो शुगर का एक बहरान खड़ा हुआ, उसमें कुछ लोगों ने शक व शुबहात लगाए कि जनाब ये जहांगीर तरीन साहब के कोई इसमें वो भी शामिल है इस काम में। तो इसकी वजह से
कुछ थोड़ा सा हुकूमती सर्कल में तनकीद भी हुई और लाजमी बात है कि बेशक कोई और हों, इसमें बहरान में शामिल कई और लोग होंगे, लेकिन सारी उंगलियां चूँकि हुकूमत से ताल्लुक़ है तो इन्हीं के ऊपर उठती रहीं। उससे कुछ थोड़ी गलत फहमियाँ थी और जहांगीर तरीन साहब ने कहा भी कि मेरे बारे में इमरान खान को गलत रिपोर्ट्स दी गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब आज मुलाकात हुई तो कुछ वजाहतें भी की होंगी, अपनी पोजीशन क्लियर की होगी और उसके साथ साथ कोई नई असाइनमेंट भी ली होगी, जैसे इत्तेहादियों के साथ मामला फहमी है। अभी आज चीनी का भी जिक्र हो रहा था, गैस की कीमत बढ़ाने का भी जिक्र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ख्याल है मशावरत तो वो इन्हीं हद से करते हैं, क्योंकि इनको तजर्बा है सियासत का भी और हुक्मरानी का भी, हुकूमतों में रहे हैं पहले भी। तो एक आप कह लीजिए कि एक एतमाद भी है और तजर्बा भी उनका है। तो वो लाजमी बात है कि इमरान खान के लिए एक आसान हल यही है कि इनसे मशावरत की जाए। फिर ये कि उनके ज़ाती अपना, चूँकि हुकूमत में डायरेक्ट वो नहीं है, कोई वजारत नहीं है, कोई ऐसा, तो उस आदमी का कोई डायरेक्ट मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरेस्ट भी है सवाए इसके कि वो इमरान खान के लिए एक मावन के तौर पे मौजूद हैं। वरना तो होता है ना कि कोई वजारत हासिल करनी है या कोई हकीकतन तो जहांगीर तरीन क्योंकि माहिर है तो वो तो उनको जाके आराम से घर बैठ जाना चाहिए। अगर वो भाग दौड़ करते नजर आते हैं तो वो इमरान खान की वजह से, वो इसी मफाद के लिए कि इमरान खान की हेल्प हो जाए तो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। सो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इमरान खान का एतमाद उन पर मौजूद है और वो ये करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी मियां अतीक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपकी जमात भी नाराज़ होती है, फिर मान जाती है, फिर उठने मनाने का सिलसिला दोबारा शुरू होता है। तो क्यों, आपको क्या लगता है क्यों आप लोगों की जानिब से वाकई ज़्यादा डिमांड्स रखी जाती हैं या वाकई आप लोगों की नहीं सुनी जाती है? ज़रा आज आप समझाएगा। जी फिजा, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली शायद ये कहना कि हमारी जमात नाराज़ हो जाती है, मान जाती है, एक्चुअली ये मामला है असूली मौक़िफ़ का। और बिलखसूस अगर हम ये इस वाले अब मामले की बात करें तो वो तो बड़ा वाज़े है, बहुत क्लियर है कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कराची वालों से वादे किए थे, हम तो उनको वही याद करा रहे हैं कि इलेक्शन से पहले आपने कराची वालों से कुछ वादे किए, इलेक्शन के बाद आप तशरीफ लाए, आपकी टीम भी आई, उन लोगों ने भी वादे किए, लेकिन वो वादे कहाँ गए? एक्चुअली अभी जो खालिद मकबूल भाई का जिक्र आया, उन्होंने जो मिनिस्ट्री छोड़ने की भी बात की, उस वक्त में बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने एक चीज़ ये कही थी कि देखिए मैं कैसे उन बच्चे बच्चियों को फेस करूं। हमारे साथ भी यही है कि जब वो आकर हमें पूछते हैं कि इस्लामाबाद में वजीर आजम साहब ने एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद का ऐलान किया, आज वो यूनिवर्सिटी कागजों में भी नहीं है। तो जब ये बात आती है सामने तो फिर जरूर हैदराबाद की आवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिन लोगों को वोट दिए वो क्या कर रहे हैं। तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े है कि जो प्रॉमिस पीटीआई ने बिलखसूस जो वज़ीर आज़म साहब ने किए उनको वो पूरा करें। ना तो हमारा कोई ज़ाती मफाद है किसी किस्म का, किसी भी एमएनए का, सेनेटर का, किसी हमारे जिम्मेदार का कोई ज़ाती मुफाद नहीं है, ना कोई ज़ाती लड़ाई है। ये तो एक मौक़िफ़ की बात है, एक प्रॉमिस की बात है, कराची वालों से जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था उसकी बात है। जी अच्छा मियां साहब, अगर मियां अतीक साहब, अगर आपके मुतालिबात नहीं माने जाते या जिस तरह आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होता तो आपका लाएअमल क्या होगा? फिर बिलावल पर एतमाद करेंगे आप लोग? नहीं, ऐसा कतई तौर पर राब्ता कमेटी ने कतई तौर पर कोई ऐसा फैसला नहीं किया है। हम यही कहते आए हैं और अभी भी 2 रोज कबल भी मैं असेंबली में इट वाज ऑन ट्यूसडे और मैंने बावाज़े बुलंद ये कहा कि हम इमरान खान साहब के साथ इत्तेहादी की हैसियत में कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, लेकिन हमारे लिए ये फर्ज है, ये लाजिम है कि हम उन्हें याद कराते रहें कि जनाब वजीर आजम साहब आपने कराची वालों के लिए भी कुछ करना है और चूंकि हम कराची वालों की आवाज हैं इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको के हक दिला कर रहे। ठीक है जी। जी ठीक है जी। अमानुल्लाह कानरानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अमान साहब, आप माहिर कानून हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि
आप कैसा महसूस करते हैं जब भी कोई केस खुलता है, खासतौर पे जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई, क्योंकि इमरान खान साहब ने बार बार नारा लगाया तसाब होगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये होगा वो होगा। अब जब भी किसी का केस खुलता है वो कहते हैं जी ये साजिश हो रही है, इंतकामी कार्रवाई है। नैब की बात करें, नैब एक इदारा है, इंडिपेंडेंट इदारा है, लेकिन चेयरमैन नैब को आके बार बार सफाइयाँ देनी पड़ती हैं और बार बार ये कहा जाता है जी न्याजी नैब गठजोड़, जो कि बड़ी गलत बात है। तो आप बतौर माहिर कानून कैसा फील करते हैं कि कानून जो इदारे, कानूनी इदारे हैं, हमारे कोर्ट्स हैं, या अगर हम नैब की बात करें कि इंडिपेंडेंट इदारा है, तसाब का इदारा है, उनको जब कनेक्ट कर दिया जाता है, उनको बाइस्ड कर दिया जाता है, जानिबदार कह दिया जाता है, तो आपको कितना दुख होता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो आप बातें फरमा रही हैं ये कोई नई नहीं है। हमेशा जब भी किसी के ऊपर कोई बात की जाती है तो वो अपनी तरफ से आवाज़ें निकालता है या निकालती है। तो ये जब इनका कोई भी हो, किसी के ऊपर कोई बात आ जाए तो उसके ऊपर खिलाफ बात करते हैं। अब जब मोहब्बतों और शफ़क़तों की दरिया बह रहे हैं, सबके बेल हो रहे हैं, ज़मानत हो रही हैं, अब तो उनको अदालतों पर एतमाद होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ जब पहले भी अदालत ने अगर किसी केस का कागज़ लिया और नैब ने कोई अगर कार्रवाई की कानून के मुताबिक, वो भी दुरुस्त था। और अब अगर जिनको रिलीफ मिल रहा है अदालतों से तो वो भी मैं समझता हूँ कानून की नज़र में दुरुस्त है। बहरहाल हमारा मसला ये है, कम से कम मैं बहैसियत शहरी ये ज़रूर चाहूँगा कि जेल करने से, किसी को बंद करने से मसला हल नहीं होता है। जेल करने के लिए और भी कई कवानीन हमारे पास मौजूद हैं। नेब का कानून रिकवरी के लिए सख्त से सख्त होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिकवर होना चाहिए और नज़र आना चाहिए। बदकिस्मती से अब तक जो नेब का कारकर्दगी जो नज़र आई है, जो पिछले दिनों मैंने देखा जी 4 अरब रुपए जो है वसूल किए नेब पंजाब ने। तो अगर इस 4 अरब के रुपए पिछले 4 साल में वसूल किए तो आज तो मैं समझता हूँ कितनी मईशत को नुकसान पहुँचा है, कितना एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर हुआ है, कितना लोगों के अंदर सियासी खलफशार पैदा हुआ है। अगर रिज़ल्ट ये है और इसके ऊपर कितना खर्चा है, नेब के अपने अफसरों का कितना खर्चा है, कितना बोझ है इस मुल्क पर, इस सब को अगर कैलकुलेट किया जाए नज़र ये आता है आउटपुट नेब कुछ नहीं दे रहा है। मेरी नज़र में ये आउटपुट होना चाहिए कि जितने रकम का डिमांड उसके ऊपर एलिगेशन है उतना ही उससे वसूल होना चाहिए। अगर वो वसूल नहीं हो पाता है, नेब साबित नहीं कर सकता है, तो ये इसका मतलब नेब की नाकामी है और नेब इदारों को ख़राब कर रहा है, सियासत को भी ख़राब कर रहा है और इदारों को भी, अदालत को भी वक्त भी ज़ाया कर रहा है। तो मैं समझता हूँ नेब के अंदर एक इस्लाहात की ज़रूरत है, उसके अंदर ऐसा मेकनिज़म हो, ऐसा कानून हो जो ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हो और किसी के ऊपर ब्लेम ना आए, जो रियासत का पैसा है वो अफराद से वापस लिया जाए। ठीक है जी, वापस से मुझे याद आया आपने कहा रिकवर हो। अच्छा, कोई बीमार हो के भी जब चला जाए जनरल साहब, और पाकिस्तान में इतनी खिदमत करने के दावेदार लोग पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल ना बना सकें, कुछ हफ्तों की मोहलत लेके उनको भेज दिया जाए, चले जाए बीमारी का बहाना करके, ना वहाँ पे सर्जरी हो, ना वहाँ पे ऑपरेशन हो, ना वहाँ पे वो ICU में हो, और फिर भी वापस ना आना चाहे, ऐसे बंदे के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए फिजा, जुल्म तो ये है कि एक सज़ा काटता हुआ आदमी, उसको जिस तरह उसकी बेल हुई और बाहर भेजा गया, क्या कानून इसकी इजाज़त देता है? अगर एक आदमी बीमार हो जाता है, जेल के अंदर है, बीमार हो गया, तो उसको हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हैं, लेकिन बाहर उसके पहरेदार खड़े होते हैं, वो कैदी रहता है, लेकिन उसको इलाज मालजी की सारी सहूलतें मुहैया की जाती हैं। यहाँ तो कुछ सिस्टम ही अलग है कि ज़मानतें भी हो गई, चले गए, सज़ा किधर गई जो दी गई थी। तो ये एक ही मुकदमा है जिसमें सज़ा हुई थी, वो भी आपने देखा उसका क्या हशर हुआ। लेकिन बाकी तो मेगा केसेस जितने भी हैं उनमें ये पूरा सिस्टम जो है ये करप्ट और चोर आदमी की इतनी मदद करता है, उसके लिए इतना मुआफिक है कि कोई सज़ा देने का कोई रास्ता ही नहीं है। आप डॉक्टर आसिम का केस देख लें, शर्जील मेमन का देख लें, राजा परवेज़ अशरफ का देख लें, और यूसुफ गिलानी साहब के, ये केसेस हैं जो साल साल से पड़े हुए हैं, इसी तरह ख़त्म हो जाएंगे, इनके कागज़ गुम हो जाएंगे, इनकी कोई एविडेंस ही नहीं पीछे रहेगा, या हुकूमत इनकी आ जाएगी तो वैसे ही ये गायब कर देंगे सारी चीज़ें। जरदारी साहब के केस थे, उनमें भी फ़ोटो कॉपियाँ लगा के तो ख़त्म कर दिया। वो हमारे सर पे रोज़ एहसान करते कि जी मुझे 11 साल जेल में रखा तो क्या निकला, कोई सबूत नहीं। भाई सबूत तो यही थे जो वाजिद शमसुल हसन चोरी करके ले गया। यहाँ तो आपने फ़ोटो कॉपियाँ छोड़ी जो अदालतों में गई तो उनको बरी कर दिया। अदालत को ये भी तौफीक नहीं हुई कि जनाब आप उनको कहें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेके आए कहीं से, वो भी नहीं कहा, वो सीधा सीधा फारग कर दिया जी, केस ख़त्म। और यही हुदैबिया पेपर मिल के केस में हुआ।
हुदैबिया पेपर मिल का केस, आप करप्शन की माँ, वो इन तमाम जो आप पनामा में केसेस देखते हैं, जो कुछ भी था, अगर उसके सबूत हैं तो वो हुदैबिया पेपर मिल में, जिससे पता लगता है कि 1993 में ठीक है। ये शरीफ फैमिली ने वो अपार्टमेंट गिरवी रखे और उसके अगेंस्ट कर्जा लिया इंग्लैंड से, और आज वो कह रहे हैं जी हमने 1996 हमने 2006 में खरीदे थे। यानी सारा झूठ, और कोई अदालत नहीं पूछने वाली, बल्कि अदालतें तो मदद करने वाली हैं कि वो हुदैबिया पेपर मिल का केस जो है उसको गोल कर दिया। भाई कौम का पैसा है भाई, कौम का पैसा, खुदा पे रहम करो, खुदा की तरफ से कोई रहम करो हमारे ऊपर कि आप छोटी छोटी कानूनी मुशगाफियां देके तो उसके आड़ में आप केस खत्म कर देते हैं। ये जुल्म जो इस मुल्क के साथ हो रहा है, इमरान खान भी अपने सर पे हाथ मारेगा, क्योंकि ना वो पैसा निकलवा सकता है, ना किसी को सजा दिलवा सकता है। यहाँ सारे करप्ट की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी वो बार बार सिर्फ दावे करते रहेंगे कि मैं एहतसाब करूंगा, किसी भी तरह करूंगा। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।